हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एंड आफ्टर दैट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स. देन we have discussed about the limitations of Thomson's and Rutherford atomic models. Okay, so today we are going to study the topic that is Bohr atomic model. Student, this one is the very important model and the most important topic of this chapter. Okay, if we are talking about the board examination, the maximum questions of this chapter is related to Bohr's atomic model. Okay, so this topic is the most important topic of this chapter and we must focus on this topic. Okay, so let's see what are the postulates of this atomic model. Postulates का मतलब आप समझते हैं कि atomic model के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको मानना होगा, कौन कौन से postulates हैं इस मॉडल के. तो देखिए, फर्स्ट है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट. हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, इस पोस्टुलेट का मीनिंग क्या है. देन क्वांटम कंडीशन, देन व्हाट इज क्वांटम कंडीशन फॉर दिस मॉडल. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड फ्रीक्वेंसी कंडीशन. इतने पोस्टुलेट्स हैं 4 जो कि बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स हैं. बट इस मॉडल को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा रदरफोर्ड मॉडल की तरफ चलना होगा. तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने क्या पढ़ा है. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा है कि ये एटम है. देखिए एटम, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है. ये सब कुछ आपने रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा हुआ है. अब इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी इट मस्ट रेडिएट सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी अपनी एनर्जी लॉस होगी एंड देन द रेडियस ऑफ द पास इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट विल फिल डाउन ऑन द न्यूक्लियस एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज लॉस्ट. तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी वो न्यूक्लियस की, मतलब कि इस एटम की, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती है. किस मॉडल से? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से. और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्पेक्ट्रम वाली. स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में भी आगे देखेंगे जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे. कैसे एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है. तो इससे पहले कि इन चीज़ों को कंप्लीट करें, सबसे पहले एक एक करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं. तो फर्स्ट है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट. तो देखिए न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या है. न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट सेम जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल में है. हम लोग अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, एक्चुअली ये जितने भी स्टेटमेंट अब आएंगे सभी इनके अकॉर्डिंग होंगे, नील्स बोर के अकॉर्डिंग, ठीक है. नील्स बोर एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट है जिन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता हुआ है इस मॉडल के लिए. तो देखते हैं कि इन्होंने मॉडल क्या दिया, उसके बाद हम लोग डिटेल में आएंगे, इनके नोबेल प्राइज के बारे में भी जानेंगे. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता क्या है, एक एटम का एटम का ज्योमेट्री अगर आप बात करें तो ज्योमेट्री ऑफ एटम इज कंसिडर्ड एज स्फीयर. ओके, वी कैन कंसिडर परफेक्ट स्फीयर. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको परफेक्ट स्फीयर जैसा नहीं दिख रहा है, बट फिर भी कोशिश किया गया है ये परफेक्ट स्फीयर बनाने का. तो ये स्फीयर एक एटम है. इसका मैक्सिमम जो स्पेस होता है वो वैकांट होता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है. बट सेंट्रल मोस्ट जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस, हाईली डेंस होता है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. यहाँ पे ये बहुत ही डेंस पॉजिटिवली चार्ज होता है पार्ट. इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज दिखाया गया है क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज ही दिखाया गया है. बट इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो सकते हैं. सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन 1H1 की केस में यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता है, अदरवाइज हाइड्रोजन न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है. अब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऐसे सर्कुलर पाथ पे जो भी चलेगा, ये तो रदरफोर्ड मॉडल में भी बताया गया आपको. तो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में यही है कि जो एटम है वो स्फेरिकल है
उसका मैक्सिमम पार्ट वैकांट है, बट सेंट्रल में जो सेंट्रल मोस्ट पार्ट जो है वो बहुत ही डेंस है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है वो, और वो पॉजिटिवली चार्ज है जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं। ये सभी एटम में प्रेजेंट होता है। तो ये है न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट किसी एटम के लिए। ये सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल में, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं बताया गया है, ठीक है, नील्स बोर की तरफ से। रदरफोर्ड मॉडल का ही एक तरीके से न्यूक्लियर वाला पार्ट जो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। सेकेंड देखते हैं, अब सेकेंड क्या है। तो सेकेंड जो है वो है क्वांटम कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन को यहीं पे यूज करते हैं और देखते हैं क्वांटम कंडीशन। तो देखिए क्वांटम कंडीशन क्या है। तो ये कोई न्यूक्लियस है, ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, रिवॉल्व कर रहा है, ये सपोज इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इस क्वांटम कंडीशन जो पॉस्टुलेट है इसके अकॉर्डिंग जो नील्स बोर का स्टेटमेंट है वो ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ फिक्स कंडीशंस है। वो क्या है, तो बोलता है कि इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा इस इलेक्ट्रॉन का वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ये फिक्स कंडीशन है, ठीक है। क्यों h/2π का ही इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इसके लिए भी हम आएंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इस मॉडल के बाद जो टॉपिक आएगा, तो वहां पे देखेंगे कि हम लोग देखेंगे क्यों ये h/2π का ही इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। बट अभी हमको सिर्फ क्या करना है, अभी हमको मान लेना होगा कि ये h/2π का ही इंटीग्रल मल्टीपल है, ऐसा ही इनका स्टेटमेंट है। तो इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे देखिए अब 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया गया है, हो सकता है कि 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, हीलियम हो सकता है ये। तो ये बोलते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बहुत अच्छी बात है रिवॉल्व कर रहा है, बट रिवॉल्व करेगा तो वो ऐसे ऑर्बिट में ही कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिवॉल्व नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, बात समझिएगा, बट इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है। मतलब कुल मिला कहना ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा बट ऐसे ऑर्बिट में करेगा जिसमें उसका इंटीग्रल मल्टीपल उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसका वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो अब अगर आप देखें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए जब भी आप बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो आपको यही सिस्टम देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्यों आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इस मॉडल की एक लिमिटेशन है, वो ये है कि ये मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही ट्रू है। तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही सिर्फ ये ट्रू है, ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखेंगे। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस प्लस ऐसे करके कहने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कोई भी ऐसा एटम जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने भी हो कोई मैटर नहीं करता, बट उसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो आप बोर्स एटॉमिक मॉडल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। तो आप फिर से सुन लीजिए लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन है कि ये मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ट्रू है। ऐसा क्यों है वो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जब भी बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो आपको इसी टाइप का आपको डायग्राम मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m, अब ये यहाँ पे भी पहुँच गया होगा ऐसे v वेलोसिटी के साथ, इसका रेडियस यहाँ पे भी r होगा और इसका मास m है। ये ऐसे ही चल रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का।
तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, सो इन दिस केस आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन दिस केस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of electron is mvr L is equal to m into v into r होगा। इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए, L is equal to m into v into r होगा। अगर कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है या r रेडियस की सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L is equal to m into v r होगा। ठीक है, ये तो बात सही है। अब देखते हैं कि ये तो हमने क्लास 11th में ही पढ़ा हुआ है, किसी भी सर्कुलर मोशन करते हुए किसी भी पार्टिकल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मास लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमने पढ़ा था। तो mvr हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है। बट बोर के अकॉर्डिंग ये उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें इसके एंगुलर मोमेंटम जो हो वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। सो नाउ हम लोग लिख सकते हैं mvr मस्ट बी इक्वल टू n h/2π, इतना होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड दिस n इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसीलिए इसको क्वांटम कंडीशन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको लिख सकते हैं आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो गया। तो आई होप कि आपको क्वांटम कंडीशन समझ में आई है। देखिए बहुत ही सिंपल है। अभी ये क्यों है ये लेटर आएगा टॉपिक, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बोल चुके हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि mvr इक्वल टू हम nh/2π ही क्यों लिखें। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपके माइंड में नहीं आया तो आप इसको देखिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये जानना भी चाहिए आपको। लेकिन mvr इक्वल टू nh/2π है, होना चाहिए, तभी ये वो नील्स बोर के अकॉर्डिंग ऐसा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इसका रीजन आगे बताया जाएगा। इसमें n क्या है, 1 2 3 4, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये n कभी फिक्सन नहीं हो सकता, जीरो नहीं होगा, ये आपको पता है क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलवेज इंटीग्रल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसको इरेज करते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड पोस्टुलेट क्या है। तो थर्ड जो है वो है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स की कंडीशंस है थर्ड। ठीक है, थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन है तो देखिए क्या है स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन। ये जो थर्ड पोस्टुलेट है ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी फिक्स एनर्जी लेवल में ही रिवॉल्व करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है तो ये कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करेगा, मतलब किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी फिक्स एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थियरी ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, और जब ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो ये कभी न कभी न्यूक्लियस के ऊपर
फिर डाउन होगा और ये एटम जो होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल में ये रिवॉल्व कर रहा है, ये इसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है, ये किसी एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, तो ये कभी भी एनर्जी लॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो जब ये एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो ऐसे सभी ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय किसी भी टाइप की कोई एनर्जी लॉस नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और जब ये एनर्जी लॉस नहीं करते हैं तो ये उसी ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्व करते रहते जाते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक करते रहेंगे और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कि ये कभी भी इनकी रेडियस स्मॉल नहीं होगी और ये कभी भी न्यूक्लियस में फॉल डाउन नहीं होंगे और ये कभी भी डिस्ट्रॉय एटम को नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आता है स्टेशनरी ऑर्बिट का। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है जिसमें स्टेबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो रदरफोर्ड, उसको इन्होंने नील्स बोर ने स्टेशनरी ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से सेटिस्फाई किया कि ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो वो कभी भी एनर्जी लॉस नहीं करते हैं, जिससे एटम की स्टेबिलिटी मेंटेन रह जाती है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। अब जो फोर्थ पोस्टुलेट है उसको देख लेते हैं। तो फोर्थ जो पोस्टुलेट है वो है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो यहां देखिए फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है। फ्रीक्वेंसी कंडीशन को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को इरेज करना होगा और हमें एक नया डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो देखिए ये है न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग जो एटम होता है उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, n=3 हो सकता है, यहाँ पे इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, बहुत सारे और भी आप बना सकते हैं 5, 6, 7 जितना बनाना चाहें। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होता है जबकि कोई एटम नॉर्मल कंडीशन में है तो इलेक्ट्रॉन n की मिनिमम वैल्यू वाले ऑर्बिटल में ही रिवॉल्व करेगा, मतलब कि n=1 में होगा। इसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, एक ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल कंडीशन में है। अब ये कहते हैं कि बट उस एटम में बहुत सारे और भी पॉसिबल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रिवॉल्व कर सकता है, यहाँ पे भी रिवॉल्व करेगा, यहाँ। बट अगर इलेक्ट्रॉन n=2, 3 या 4 में रिवॉल्व कर रहा है तो इसको एटम की एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, नॉर्मल कंडीशन नहीं कहेंगे, मतलब ग्राउंड स्टेट नहीं कहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन n=1 में है तो एटम को कहेंगे कि ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है। अगर इलेक्ट्रॉन n=1 के अलावा किसी दूसरे में n=1 में नहीं है तो इसको एटम की एक्साइटेड स्टेट कहा जाएगा। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि किसी एटम को एक्साइट किया जा सकता है अगर इस पे फोटॉन मतलब लाइट इंसिडेंट कराएं, लाइट पार्टिकल्स। तो लाइट पार्टिकल का मतलब लाइट, जैसे यहाँ पे भी लाइट आ रही है बोर्ड पे, यही लाइट यूज कर सकते हैं आप। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि वो लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो इस दोनों एनर्जी जो लेवल्स हैं इनके बीच के जो गैप है h/nu, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो लोअर लेवल है इसकी एनर्जी हम लोग दे सकते हैं E1=h, सपोज n=1 की एनर्जी लेवल है फॉर n=1 energy is E1 and for n=2 energy is E2। देखिए n=1 लेवल की एनर्जी E1 ले रहे हैं सपोज, और n=2 की एनर्जी को E2 ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो होगा E2 - E1 कुछ होगा, हमको नहीं पता है, h/nu है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो न्यू है ये देखिए ये गैप मेंटेन करेगा, न्यू की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो ये गैप से वो ग्रेटर हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को
कोई ऐसा फोटोन मिले जिसकी एनर्जी इस एच कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, मतलब कि इस गैप के इक्वल हो, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, मतलब कि हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है, अगर इसको H∈1 वाली एनर्जी मिले, और भी ऊपर जा सकता है अगर इसको H∈2 वाली एनर्जी मिले, मतलब यहाँ तक की एनर्जी H∈1 है। तो जितनी एनर्जी मिलेगी, जो भी फोटोन इस पे इंसिडेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग ये हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब ये हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो ये कहते हैं कि जो हायर मतलब एक्साइटेड स्टेट का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम होता है, और वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड्स। एक्साइटेड स्टेट का टाइम पीरियड है 10⁻⁻8 सेकेंड्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए n = 1 से 2 में जाता है, तो 10⁻⁸ सेकेंड ही वो यहाँ रह सकता है, फिर ये वापस आएगा, या फिर यहाँ आ जाता है तो फिर ये वापस आएगा, यहाँ जाता है तो यहाँ वापस। इसको आना ही है अपने ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में ही मैक्सिमम स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है, मतलब उसको मिलती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये है टाइम पीरियड फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। तो यहाँ पे जब भी वो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आता है, तो वो क्या करता है, या तो वही फ्रीक्वेंसी जो उसने एब्जॉर्ब किया था, या तो वही फ्रीक्वेंसी वो इमिट कर देता है। फ्रीक्वेंसी इमिट करने का मतलब उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन इमिट करता है, या फिर उससे थोड़ा सा कम, कहीं इसमें थोड़े बहुत लॉसेस हुए होंगे, उससे थोड़ी सी कम एनर्जी का फोटोन इमिट करता है। तो यहाँ पे हम आइडियल कंडीशंस क्योंकि लेके चल रहे हैं, तो हम लोग मानेंगे कि एग्जैक्टली उतना ही फोटोन, उतना ही फ्रीक्वेंसी का ये फोटोन इमिट करेगा। तो यहाँ पे इमिटेड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पे देखिए E2 - E1 = hν। तो यहाँ पे ν = लिख सकते हैं आप E2 - E1/h। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एटम 2 से 1 में डी एक्साइट हुआ है, तो वो जो फोटोन इमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप लिखेंगे ν = E2 - E1/h। फिर h क्या है, तो देखिए h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट है, आप सभी को पता है प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है पहले से ही, ठीक है। इसकी वैल्यू के बारे में भी आप जानते हैं कितनी होती है, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये सभी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब n = 1 स्टेट में होगा, उसकी एनर्जी E1 होगी। अब क्या होगा, जब उसके ऊपर कोई फोटोन इंसिडेंट होता है, अब कोई भी फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको वही फोटोन एक्साइट कर सकते हैं जिनकी एनर्जी गैप, जिनकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से हो कि उनकी एनर्जी इस गैप को सेटिस्फाई करती हो। तो मान लीजिए न्यू एनर्जी है तो H∈ वाला यहाँ चला आया, H∈1 से हो सकता है, H∈2 से हो सकता है, तो ये सभी फोटोन इसको एक्साइट करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे न्यू एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट हुआ, तो ये यहाँ एक्साइट हो गया। अब ये क्या होगा, डी एक्साइट होकर वापस आएगा 10⁻⁸ सेकेंड के बाद। तो ये जब वापस आता है तो फिर से ये रेडिएशन को इमिट कर देता है, ठीक है। जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया था, थोड़ा सा उससे कम कर सकता है कभी कभी, बट आइडियली उतना ही करता है। तो आपसे जनरली पूछा जाता है कि जो फोटोन इमिट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है ν = E2 - E1/h। यही फार्मूला है, क्योंकि आपको पता है E2 - E1 = h नहीं होगा, ν की वैल्यू E2 - E1/h हो जाएगी। यहाँ से आप इमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक बार आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे देखते हैं, आपको पता है C = νλ, तो ν क्या होगा C/λ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं C/λ भी, ठीक है, यहाँ पे आप C/λ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो वेवलेंथ, यहाँ से आप चाहे तो स्पीड, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो हो गई बात आपकी जो है कैसे आप कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन या फिर वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन, ये सारी चीज़ें आप कैसे
कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुल मिला के ये है आपका बोर एटॉमिक मॉडल। इसके 4 पोस्टुलेट आपके बारे में आपको बता दिया गया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये मॉडल हाइड्रोजन लाइक एटम पे अप्लाई करके उनका रेडियस, उनकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो उसके अंदर है, और किसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी और हाइड्रोजन के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कितनी कितनी होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे यहाँ पे। तो इस एटॉमिक मॉडल का हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, तो फिर इसको इरेज किया जाए और आगे बढ़ें। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जो नोट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। नोट में क्या है, जैसे कि देखिए ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 1 हो गया, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, ऐसे आपके एनर्जी लेवल्स हैं बहुत सारे, इनफाइनाइट तक हैं। ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हैं। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से कोई फोटोन ऐसे आता है, इसको मिल जाता है, इसकी एनर्जी h न्यू है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे था, इसने इस फोटोन को खा लिया। फोटोन को खाने के बाद ये क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है और ये वाला पार्ट ऐसे वैकांट हो जाता है। अब इस केस में ये एटम जो है ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। तो जब ये अनस्टेबल हुआ तो यहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट में कितने टाइम तक रहेगा, यहाँ पे 10⁻⁸ सेकेंड तक ये रह सकता है, आपको बताया गया था। तो ये पहले यहाँ से ऐसे चला ऊपर, तो इसने एब्जॉर्ब किया एनर्जी। अब ये वापस आएगा ऐसे, तो जब ये वापस आएगा यहाँ से, तो वापस आएगा तो ये फोटोन इमिट करेगा उतना ही, अगर कोई भी लॉस नहीं हुआ किसी तरीके का, तो एच न्यू एनर्जी का फोटोन यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बात हुई। तो अब इसकी एनर्जी E2 है और इसकी एनर्जी है E1। तो यहाँ से इमिटेड जो फोटोन है उसके लिए आप लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या है, E2 बाई E1 अपॉन H। तो आप देख सकते हैं कि ये है वैल्यू, न्यू की वैल्यू है E2 माइनस E1 बाई H है। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कि ये E2 में ही जाए, हो सकता है कि ये यहां से एक्साइट होके यहां से एक्साइट होके हो सकता है E3 में चला जाता है ऐसे। तो अब यहाँ इस गैप के लिए अगर आप देखें E3 माइनस E1 की वैल्यू हो सकता है h न्यू डैश हो यहाँ तक के लिए फोटोन की। तो जब ये वापस आएगा यहाँ पे रिटर्न होगा, तो ये जो इमिट करेगा वो इतना ही, मतलब न्यू डैश इक्वल टू E3 माइनस E1 बाई H इमिट करेगा। ये H लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इतना इमिट करेगा एनर्जी वापस आएगा तो। लेकिन अब वापस आते समय देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, या तो ये यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है यहाँ, या फिर हो सकता है ये पहले ऐसे आता फिर ऐसे आता। तो देखिए अगर ये इस वाले पाथ को से आता है तो ये दो फोटोन इमिट करेगा, H न्यू 1 और H न्यू 2।
तो ये दो नए फोटॉन आपको आउटपुट में मिलते हैं जो कि इनपुट में नहीं थे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से एच न्यू डैश फोटॉन निकला था, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को मिला, अब ये ऊपर गया, वापस आने के बाद यहाँ से हमको क्या मिलना चाहिए था, यहाँ से हमको मिलना चाहिए था एच न्यू डैश, बट होता क्या है, होता ये है कि हमको एच न्यू डैश भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट ऐसे आ जाते हैं, कुछ यहाँ से इस पाथ को प्रीफर करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कैसे है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, कैसे ये इस पाथ पे भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा। देखिए जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी एक एटम पे तो नहीं करते हैं, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन एटम आपने लिया है तो एक तो लिया नहीं होगा, सपोज आपने 1 मोल लिया है, 1000 लिया है, 1 ग्राम लिया है, जो भी लिया होगा, तो उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो किसी एटम का इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आया होगा, किसी का इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, किसी का फिर डायरेक्ट आया, किसी का फिर ऐसे आया। तो जब आप आउटपुट में देखते हैं, इनपुट में आपने सिर्फ यही रेडिएशन इंसिडेंट किया था एच न्यू डैश, लेकिन अब जब आप बाहर देखते हैं तो आपको एच न्यू डैश, एच न्यू 1, एच न्यू 2 और भी हो सकता है, ये हाई एनर्जी स्टेट में जाता, फिर डायरेक्ट आता, फिर 3 अलग। तो आप क्या देखते हैं कि आपको आउटपुट में बहुत ही डिफरेंट टाइप के जो मिलते हैं फोटॉन्स, वो मिलने लग जाते हैं। तो यहाँ से ये होता है कि अब ये क्या चीज़ है, तो यहीं से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब ये इसी जो कॉन्सेप्ट है, इसी की बेसिस पे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे ये चीज़ें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये नोट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंगली समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो कि आपको जरूर अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है।